हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने हिंदू न्यूज़पेपर है। और ये आज का न्यूज़पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट है अक्टूबर 7, 2022। अच्छा, यहाँ पर सबसे जो हेडलाइन में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक पेयर्स इंडिया फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.5%। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जो प्रोजेक्शन किया है वो 6.5% किया है। ठीक है। यानी इंडिया की इकोनॉमी जिससे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 7% तक अगले वित्तीय वर्ष में, नेक्स्ट फिजिकल ईयर में, इंडिया की इकोनॉमी 7% तक एक्सपैंड कर सकती है। ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक आते आते ये फिर से 6.1% तक चली जाएगी। इसका मतलब ग्रोथ तो है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ तो है, लेकिन उसका रेट स्लो डाउन हो जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक हैज ट्रिम्ड इट्स एस्टिमेटेड फॉर इंडियाज ग्रोथ फॉर द करंट फिजिकल ईयर, दैट इज 6.5%। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्शन किया है और कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 6.5% हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली पॉइंट लोअर देन इट्स प्रीवियस प्रोजेक्ट इन जून एंड कंपेयर विद द लास्ट फिजिकल ईयर 8.7% पेस। यानी कि लास्ट ईयर, ये देखिए यहाँ पर, यानी 2021 का ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ में देखना आप, इसमें हाईएस्ट प्रोजेक्शन यहाँ पे है। यानी इंडिया की जो इकोनॉमी है 8.7% पेस से जा रही थी, अभी धीरे धीरे नीचे आई है ना। और फिर अब जो ये 2022 में जो है ये कम से कम 22-23 में 6.5% रहने वाली है। और फिर जाके 24-25 में ये 6.1% हो जाएगी, यानी कि ये नीचे गिरेगी। ठीक है। तो कमिंग ईयर में हो सकता है, अभी 6.5% प्रोजेक्शन किया गया है 2023 में, और उसके बाद फिर ये 6.1%, यानी 23 में ये 7% तक भी जा सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमिक एक्सपेंशन इज एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप टू 7% इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। यानी आने वाले वित्तीय वर्ष में, नेक्स्ट फिजिकल ईयर में 7% तक जा सकता है, लेकिन 24-25 के पहले 6.1% पे फिर नीचे आ जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने निकाला है ये फाइनेंशियल ग्रोथ प्रोजेक्शन। ठीक है। और कहते हैं कि इसमें देखो, द एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर वाज रिवाइज्ड ड्यू टू परसिस्टेंट प्रेशर। अभी जो कुछ दिन पहले की रिपोर्ट थी, यानी अगस्त तक हमारी इस तरह से जो प्रोजेक्शन नहीं आई थी, अभी ये प्रोजेक्शन आई है, लेटेस्ट प्रोजेक्शन है वर्ल्ड बैंक की। अगस्त तक हम दिखा रहे थे कि हम बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, हमारा ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन जुलाई अगस्त के बाद फिर ये डाउन होना शुरू हुआ है। और अभी जो हालत है ये दिखाई जा रही है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कारण क्या है? परसिस्टेंट प्रेशर, लगातार दबाव, है ना। इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप टू 7% इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। यानी अगले फिजिकल ईयर तक 7% तक जा सकती है, लेकिन फिर 24 में नीचे गिर जाएगी। कंसिस्टेंट प्रेशर की वजह से नीचे गिर रही इकोनॉमी। और यहाँ देख सकते हैं, एस्टिमेट्स वर रिलीज्ड एज अ पार्ट ऑफ द बैंक्स ट्वाइस ईयरली साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस टाइटल्ड कोपिंग विद शॉक्स माइग्रेशन एंड ऑन द रोड टू रीच साइलेंस अहेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक। यानी कि इन कारणों से जो एशिया की इकोनॉमी है ना, वो कोप अप कर रही है, कोपिंग विद शॉक्स, उस शॉक से, उन झटकों से कोप अप करना चाह रही है, जो माइग्रेशन से। ठीक है। और जो पैदा हुआ था कोरोना के टाइम में बेसिकली। और उसको कहते हैं, देखो, विद द श्रीलंका's इकोनॉमिक क्राइसिस, द डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान एंड रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक इम्पैक्टेड बाय द वॉर इन यूक्रेन। अब बात यहाँ पे ये भी आ रही है कि श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, डिवास्टेशन हुआ है। ठीक है। फ्लड हुआ है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, एंड द पैंडेमिक इम्पैक्टेड, पैंडेमिक वही जो रिकवरी फ्रॉम द कोरोना जो पैंडेमिक था उससे, और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, इन सब वजहों से इसका इफेक्ट तो इंडिया में पड़ेगा। तो इस इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो 6.1% रहने वाली है अगले 24-25 में। लेकिन अगले ईयर, अगले साल 6.5% रहेगा, और मैक्सिमम ये 7% तक जा सकता है, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। ठीक है। यहाँ दूसरी न्यूज है, एनी इरेनक्स विंस लिटरेचर नोबेल, है ना। फ्रेंच ऑथर, फ्रांस की हैं एनी इरेनॉक्स। इन्होंने अपने नोबेल प्राइज, इन्होंने लिटरेचर में, है ना, लिटरेचर की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है। और जो इन्होंने करेज दिखाया है ना, जो रूट्स एस्टेंजमेंट और कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी, यानी मेमोरी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इन्होंने अपने लिटरेचर में उस विषय को उजागर किया है, और इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है ना। तो ये ध्यान रखना कि किसको नोबेल प्राइज मिला है, किस फील्ड में मिला है, ये थोड़ा सा, और उसका मेन थीम क्या है, ये देखना जरूरी है।
अगले न्यूज पे आते हैं, चलिए फटाफट। यूएन काउंसिल रिजेक्ट्स डिबेट ऑन जिनजियांग, है ना। यूएन ह्यूमन राइट्स, ये आईआर, ये वाला पहला जो न्यूज दिख रहा था आपको यहाँ पे, आज एक्चुअली पीपीटी में नहीं है इसलिए मैं इस पर लिख नहीं पाऊंगा, ये पीडीएफ के फॉर्म में ही चल रहा है। नेक्स्ट टाइम से आपको पीपीटी के फॉर्म में यानी कुछ लिखना भी इस पर पॉसिबल हो सकेगा। इकोनॉमी जीएस पेपर 3, यानी ये इकोनॉमी का क्वेश्चन, मतलब इकोनॉमी के पार्ट में आता है, क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा ये तो यूपीएससी बताएगी, बट इकोनॉमी के पार्ट में ये आता है जीएस पेपर 3 में, जिसका रोल है इस वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्ट किया है फाइनेंशियल ग्रोथ, वो 23 के लिए इकोनॉमी का पार्ट है जो कि जीएस पेपर 3 में। आईआर के पार्ट में, आईआर में यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जो जीएस पार्ट है, जीएस पेपर 3, तो यहाँ यूएन काउंसिल रिजेक्ट्स डिबेट ऑन जिनजियांग। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है, ने किसके अगेंस्ट में, होल्डिंग अ डिबेट ऑन अलीग्ड अब्यूजेस इन चाइना जिनजियांग रीजन आफ्टर इंटेंस लॉबिंग बाय बीजिंग। बीजिंग ने बहुत जबरदस्त लॉबिंग की और इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इसके अगेंस्ट में वोटिंग कर दी, ठीक है, वोटेड अगेंस्ट होल्डिंग अ डिबेट, उस डिबेट के अगेंस्ट में वोटिंग कर दी जो डिबेट होने वाली थी चाइना के अगेंस्ट में। चाइना ने किस तरह से वहां के उइगर मुसलमानों को और बाकी के माइनॉरिटीज को सप्रेस किया है, उनको टॉर्चर किया है ना। तो इससे झटका लगा है यूएस को और उनकी अलाइज को, यानी उनके और भी जो यूएस के साथ जो और भी कंट्रीज हैं उनको झटका लगा है। क्यों झटका लगा? क्योंकि यहाँ पर यूएन काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया उस डिबेट पर जिनजियांग में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे टॉर्चर के खिलाफ, ठीक है। तो यूएनएचआरसी टारगेटिंग चाइना आफ्टर फॉर्मर यूएन राइट्स चीफ मिसेल बेसलेट गैव हर जिनजियांग रिपोर्ट, ठीक है। तब से यूएनएचआरसी ने क्या किया है, टारगेटिंग किया है चाइना को। यूनाइटेड मतलब यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने चाइना को टारगेट किया हुआ था, ठीक है, जब से आफ्टर फॉर्मर यूएन राइट्स चीफ मिसेल बेसलेट गेव हर जिनजियांग रिपोर्ट, यानी कि पहले जो यूएन राइट चीफ थी मिसेल बेसलेट, उन्होंने अपनी जिनजियांग पे रिपोर्ट दी थी, तब से यूएनएचआरसी ने टारगेट किया था, ठीक है। तो में अब क्या हुआ, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑन थर्सडे वोटेड अगेंस्ट, ठीक है, इस होल्डिंग अ डिबेट ऑन एलिग्ड अब्यूजेस इन चाइना। तो उस डिबेट को अब मतलब उस पर डिबेट के अगेंस्ट में वोटिंग कर दी है, तो ये कई सारे यूएस और उसके अलाई के लिए, उनके अलाइज के लिए दुख भरी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला न्यूज़ है हमारे पास यहाँ पे, देखते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, यानी कि सब एडवर्टीजमेंट है और इनका भी कोई मतलब नहीं है इस तरह का एडवर्टीजमेंट का। आगे देखते हैं पेज 3 और ये है पेज 4। पेज 4 में देखिए यहाँ पर सिटी के न्यूज़ हैं, यानी इनका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम, यहाँ पर भी इस पेज में भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी इस पेज में भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आगे पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 7। 7 पर भी मेट्रो प्लस है, यानी इस पेज का भी कोई मतलब नहीं यूपीएससी से। स्टेट 8, पेज नंबर 8, यहाँ स्टेट्स की न्यूज़ है, और स्टेट्स की वो न्यूज़ है जो कि इररिलेवेंट है यूपीएससी के लिए, है ना, यानी उसका महत्व नहीं है। और यहाँ पर भी स्टेट्स की न्यूज़ है, सोनिया जॉइन्स भारत जोड़ो यात्रा, इन सब पॉलिटिकल न्यूज़ का यूपीएससी से कोई मतलब नहीं होता है। 9 बुक्ड फॉर परफॉर्मिंग पूजा एट बिदर मदरसा, इन सब का कोई मतलब नहीं होता है। हम चलते हैं अगले पेज पे, 10th पेज पे देखिए सिर्फ और सिर्फ नोटिस है। इस पेज का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अब 11 पेज है, इसमें भी एडवर्टीजमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट की। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं यहाँ से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभार, जैसे राजस्थान क्रिएट्स हिस्ट्री। तो ये जो न्यूज़ है या फिर इनका थीम है इन्वेस्ट राजस्थान, है ना, जयपुर में कमिटेड डिलीवर्ड, तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो इनकी थीम लाइंस हैं या फिर इनमें इसमें कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो फिल्म्स के लिए कभी कभी रेलेवेंट हो जाती है। पेज नंबर 12 में देखते हैं,
डोंट ल्योर परसुएड। यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ है जिसमें कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज प्रपोजल टू रिक्वायर पॉलिटिकल पार्टीज डिस्क्लोज द फाइनेंशियल implications ऑफ द promises they make in their manifestos will add meaning and depth to the electoral campaigns। इलेक्शन कमीशन यानी कि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है और ये एडिटोरियल का पार्ट है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है, उनको एक प्रपोजल दिया है कि अपनी फाइनेंशियल implications और प्रोमिस को डिस्क्लोज करें, है ना। जैसे वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी कह दिया कि भाई मैं आपके लिए इतनी बड़ी नहर बनवाऊंगा, ठीक है, मैं ये डैम बनवाऊंगा, या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे उसको बनवाऊंगा, मुंह से तो कह दिया लेकिन उसके बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, कितना खर्च होगा उसमें, है ना। देखिए, द आइडिया दैट पार्टीज शुड कम्युनिकेट टू इलेक्टोरल्स द फिजिकल रैशनल फॉर प्रमोटिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट वुड इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट आउटगोइंग फ्रॉम द एक्सचेकर इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम 2015। 2015 के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब पहले भी ये सब बातें हो चुकी है। और पार्टी शुड कम्युनिकेट टू इलेक्टर्स, जिनको भी पार्टीज चुनती हैं उनको ये पता है कि आप कुछ भी अगर प्रॉमिस करते हैं जनता से तो उसकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, है ना, कितना आप डिलीवर करने वाले हैं, कब तक आप वो काम डिलीवर कर रहे हैं, कितना पैसा आएगा उस प्रोजेक्ट में, ये सब जनता के सामने क्लियर करें। यानी हवा में अपनी मैनिफेस्टो ना चलाएं, हवा में बातें ना करें, क्योंकि आमतौर पर देखा गया जितने भी नेता हैं, है ना, आप देखते होंगे इलेक्शन के पहले क्या करते हैं, वो इलेक्शन के पहले सिर्फ वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई कैलकुलेशन नहीं होता, कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई कॉन्क्रीट बेस नहीं होता, कुछ भी कह देते हैं। तो इन सब को लेकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोजल दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, डोंट ल्योर परसुएड, है ना, लोगों को सिर्फ आकर्षित ना करें, डोंट ल्योर परसुएड यानी उनको समझाएं, है ना, उनको बताएं कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसकी डेप्थ कितनी है, उसमें क्या क्या काम करना है, कितना पैसा लगेगा, कब तक में ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज आप झूठे वादे ना करें। यहाँ पर ईसीआई इज नाउ प्रपोजिंग परफॉर्मा फॉर सच डिस्क्लोजर, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि अब प्रपोज कर रहा है एक परफॉर्मा, इस तरह की चीज़ों को डिस्क्लोज करने का एक परफॉर्मा बना रहा है, ठीक है। If parties agrees and the ideas included in the model code, they will have to spell out the section of society that a particular promise is targeted at the extent of coverage and the number of likely beneficiaries and the cost of implementing it। यानी ईसीआई जो प्रपोज कर रहे हैं इस तरह का परफॉर्मा, और अगर पार्टीज सारे एग्री हो जाएंगे तो इस आइडिया को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 2015 में भी मैंने बताया था ऑलरेडी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम 2015, उसमें डाल दिया जाएगा। और उसके बाद आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, कितना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन में कितना एरिया तक आप कवर करेंगे, कितने लोग उससे बेनिफिट पाएंगे, को जनता कितना ज़्यादा बेनिफिट पाएगी। They must also spell out how the required resources will be raised to give the parties an idea of the fiscal challenge that the promised schemes may pose. The center and the states have been asked to disclose details of the budget revenue, receipts and expenditure as well as outstanding liabilities। हाँ, उनको ये भी बताना है कि they must also spell out how the required resources will be raised। कैसे, जो हम अपना आपसे जो मैं वादा कर रहा हूँ अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में मैंने जो जनता से वादे किए उसमें जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज यानी संसाधन है वो कहाँ से लाया जाएगा, है ना। तो पार्टी को ये आइडिया होगा कि इस तरह के प्रोमिस जो होते हैं उसको अगर आप कर रहे हैं जनता से तो ये भी बताएंगे कि भाई बजट का रेवेन्यू, उसका रिसीट, उसका एक्सपेंडिचर, बजट में कितना खर्च आया है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। Information it is believed will provide a framework under which a manifesto can be accessed by the voter from the perspective of its financial viability. It may also make party state manifesto preparation as a responsible exercise meant to persuade other than voter। यानी कि कुल मिला के जो इन्फॉर्मेशन होगी ये माना जाता है कि एक फ्रेमवर्क देगा जो कि किसी भी वोटर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास फ्रेमवर्क है, जो भी आपके एरिया में चुनाव लड़ रहा है, इलेक्शन फाइट कर रहा है, उससे आपको क्या मिल सकता है, एक मैनिफेस्टो ऐसा जिसके पर्सपेक्टिव क्लियर हो, है ना, उसका फाइनेंशियल वायबिलिटी, उसमें कितना पैसा आ रहा है, ये सब कुछ बताया गया है। और इस तरह से पार्टीज भी क्या करेंगी, मैनिफेस्टो बनाने में एक जिम्मेवार भूमिका निभाएंगी, ठीक है। सिर्फ वोटर को आकर्षित करने के लिए नहीं, वोटर को समझाने के लिए आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए। हम फ्री में ये देंगे, वो देंगे, साइकिल देंगे, या फिर लैपटॉप देंगे, या फिर कुछ भी देंगे, या फ्री बिजली पानी देंगे, या कुछ भी देंगे, आप फ्री में कुछ भी देना चाहते हैं, लेकिन आपको उसकी पूरी क्लैरिटी के साथ आपको उस फ्रेमवर्क यानी परफॉर्मा को फॉलो करना पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना रहा है, ठीक है। तो देयर इज बाउंड टू बी सम रिजेंटमेंट अमंग इलेक्शन सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल क्लास। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये एक तरह से झटका लग सकता है इस तरह की बातों से, और it may be argued that the ECI should not get into the nitty-gritty of the manifesto formulation, especially the manner of implementation, as that will political and responsibility of the party that comes about on the basis of promises।
तो कुछ झटके तो लगेंगे, कुछ पॉलिटिकल क्लास को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, है ना। और द ईसीआई शुड नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ मैनिफेस्टो। और ये भी कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या ज़रूरत है कि मैनिफेस्टो बनाने में अपना रोल प्ले करे, है ना। तो ये आप काम छोड़ दें, ईसीआई वाली जिम्मेवारी इनकी है, पार्टी की जिम्मेवारी वो खुद कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें भी आगे आ सकती है। गाइडलाइन इटसेल्फ अरोज फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2013। ये गाइडलाइन जो है रोज हुआ था, तब उठा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। अपहोल्डिंग द राइट ऑफ पार्टीज टू मेक इलेक्टोरल प्रोमिसेस इवन इफ दे इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, है ना। तो कहते हैं कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स है, या सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस तरह की गाइडलाइन दी है ना। और पार्टीज के राइट को, यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके राइट्स को अपहोल्ड करते हुए कहा है कि इलेक्टोरल प्रोमिसेस आप ऐसे करें, है ना, टू मेक इलेक्टोरल प्रोमिसेस इवन इफ दे इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड, यानी कंज्यूमर गुड्स की भी बात आए तो भी आप, मतलब उनके राइट्स ऑफ पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था 2013 में कंज्यूमर गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स के मामले में, ठीक है। इट वाज हेल्ड दैट सच अ प्रॉमिस वुड नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस एंड एज लॉन्ग एज दीज वर फाइनेंस्ड बाय बजटरी एलोकेशंस क्लियर्ड बाय लेजिस्लेचर दे कुड नॉट बी इनवैलिडेटेड। देखिए इस तरह के प्रोमिस आप करते हैं, है ना, अगर वो करप्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, और उसका बजटरी एलोकेशन बहुत क्लियर है विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उसको इनवैलिड नहीं माना जा सकता है, ठीक है। द कोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड दैट टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा वेरिएंट प्रोमिसेस फ्रॉम अपसेटिंग द इलेक्टोरल लेवल प्लेइंग फील्ड। कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया था कि बहुत ज़्यादा खर्चीला प्रोमिसेस नहीं करना है ना। तो और अप इलेक्टोरल लेवल में प्लेइंग फील्ड, मतलब वहाँ पे सबको बराबर समझना, और कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करना है जो आपसे पूरा ना हो सके। द ईसीआई कुड ले डाउन सम गाइडलाइंस, और ईसीआई क्या करेगा, आप कुछ गाइडलाइंस इसके लिए जारी कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस हाउएवर द ईसीआई गाइडलाइन डिड नॉट इलिसिट एनफ इंफॉर्मेशन as parties made only routine and uh, it's in practice. However, the ECS guidelines did not elicit enough information that party made routine and ambiguous disclosures. If implemented, detailed financial disclosure may help inform voter choices. Rival parties likely subject manifesto process scrutiny. It may be meaningful impact, but it's positive or negative on the prospect of party winning over the electorate with a single flagship promise. मतलब जो चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं तो बिल्कुल ठीक बात है कि डिटेल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जो हेल्प करता है वोटर को कि वो अपने कैंडिडेट को, राइट कैंडिडेट को चूज कर सके, है ना, और उसके प्रोमिसेस को समझ सके, उसको स्क्रूटनी कर सके, तो इसका एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट तो जरूर होगा। लेकिन इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है ना। ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ पार्टी विनिंग ओवर द इलेक्टेड विद अ सिंगल फ्लैगशिप प्रॉमिस, यानी कि इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी होगा। सुप्रीम कोर्ट की अपनी गाइडलाइंस है, और इलेक्शन कमीशन इंटरवीन जो करना चाह रहा है इसके बीच में, यानी जो एक तरह से कहीं ना कहीं से एम्बिग्विटी भी हो है, और एक फाइट भी है, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में। तो कुछ ना कुछ मिला के ये आइडिया आपको जो आपको बताना होता है कि ये भाई सही है, ईसीआई ने जो गाइडलाइन दिया वो बिल्कुल सही है, इससे क्लैरिटी होगी। पर कहाँ तक ये फीजिबल है, इस पूरे प्रोसेस को, इस फ्रेमवर्क को बनाना कहाँ तक फीजिबल है, उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डाल तो सकते हैं, लेकिन उस फ्रेमवर्क को बनाने में बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि बहुत सारे उसके रिजेंटमेंट्स हैं, बहुत सारे उसके लैकुनाज हैं, जहाँ पर कई सारी पार्टीज इसको अपोज करेगी। खैर चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसा एक स्टेप लिया गया है इसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 पॉलिटी का पार्ट है ना। इधर देखते हैं डोमेस्टिक आइडियोलॉजीज इन एक्सटेंट इन एक्सटर्नल सेटिंग्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एडिटोरियल है इस पेज में ये बताया जा रहा है कि जो विवेक कार्ड जो ये फॉर्मर डिप्लोमेट है, और इन्होंने ये राइटिंग्स यानी इनके द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया है। एडिटोरियल में बताया गया है कि इंडिया जो है ना, इंडिया है, इंडियाज आर्टिकुलेशन ऑफ सम एरियाज ऑफ द करंट डोमेस्टिक एजेंडा इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजेस सेवरल डीपली ट्रबलिंग क्वेश्चंस। यानी यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इंडिया ने अभी क्या किया है हाल फिलहाल में, जो कुछ एरियाज को जो डोमेस्टिक एजेंडा है, हमारे भारत के अंदर का एजेंडा है, उसको इस तरह से रेज किया है ताकि उस पे ट्रबलिंग क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं इंडिया पर। यानी कि इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक आइडियोलॉजीज को एक्सटर्नल सेटिंग में जो फिट करने की बात कही थी, है ना, कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो बात आज क्वेश्चनेबल साबित हो रही है। यानी आपने जो कहा है उस पर पूरे वर्ल्ड का, इंटरनेशनल लेवल पर उस पर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, आप पर कहीं ना कहीं से इंटेलेक्चुअल अटैक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू विवेक काजू जो यहाँ पर फॉर्मल डिप्लोमेट दिखाई दे रहे हैं। तो डोमेस्टिक आइडियोलॉजीज इन एक्सटर्नल सेटिंग्स, ठीक है,
नेशनल स्टेटमेंट्स मेड बाय द वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर्स, ये पूरे पैराग्राफ में यही बात की गई है। अगर पूरी स्टोरी पढ़ी जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं इसका क्रक्स बता देता हूँ कि इस बार जो 77th यूएनजीए सेशन हुआ था उसमें इंडिया का जो स्टेटमेंट था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे जो है एस जयशंकर, उन्होंने डिजर्व किया था, बहुत सारा अपलॉड डिजर्व किया था। ऑब्वियसली बहुत प्रोफेशनलिज्म और प्रिसीजन के साथ उन्होंने इंडिया की पोजीशन को कवर किया है इंटरनेशनल इशू के अंतर्गत, है ना। लेकिन उनका जो आर्टिकुलेशन है कुछ एरियाज में, मोदी गवर्नमेंट की डोमेस्टिक एजेंडा जो है उसको जो आप बता रहे हैं वहाँ पर, जो डोमेस्टिक आइडियोलॉजी को बताना सही नहीं है, वो डीपली ट्रबलिंग क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, ठीक है। और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की निगाहें हमारी तरफ हैं इस वाले स्टेटमेंट पे। अब देखते हैं वो क्या कंट्रोवर्सी है जिस पर ये विवेक काटजू ने ये आर्टिकल लिखा है। देखिए, डिकोडिंग द मिनिस्टर्स फॉर्मुलेशन, है ना। मिनिस्टर्स फॉर्मुलेशन यानी जो जयशंकर, मिस्टर जयशंकर थे, उन्होंने क्या कहा, प्रेजिंग द डिटर्मिनेशन इनोवेशन एंटरप्राइज ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, मिस्टर जयशंकर asserted they are legitimating a society pillaged by centuries of foreign attacks and colonialism। में जो कहते हैं कि हमारे जो जयशंकर थे, मिस्टर जयशंकर, उन्होंने क्या किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारा जो इंडिया सोसाइटी है ना, वो अब जाकर निकल रहा है कई साल से फॉरेन अटैक्स यानी विदेशी आक्रांताओं तथा कॉलोनिज्म उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। तो यानी आज हमारा इंडिया जाग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस जयशंकर स्टेटमेंट, है ना, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उन्होंने दिया है। क्लियरली हिज फॉर्मुलेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंचुरीज ऑफ फॉरेन अटैक्स एंड कॉलोनिज्म, मतलब उनका जो फॉर्मुलेशन था वो बता रहा था डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंचुरीज ऑफ फॉरेन अटैक्स एंड कॉलोनिज्म, मेनी इन द असेंबली चैम्बर हु वर अनअवेयर ऑफ द फियर्स आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेंट्स अंडरवे इन कंटेम्परेरी इंडिया। यानी कि बहुत लोग इस चीज को समझ भी नहीं पा रहे थे वहां पे, जो कि कंटेम्परेरी इंडिया को देख रहे हैं कि भाई यहाँ से जो कंटेम्परेरी इंडिया में जो अनअवेयर थे, वो फियर्स आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेंट्स अंडर वे इन कंटेम, जो कंटेम्परेरी इंडिया में चल रहा है और जो वहाँ पे कहा जा रहा है उसके बीच में वो बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं थी, और उनको लेफ्ट वंडरिंग यानी उनको सोच में डालकर छोड़ दिया मिस्टर जयशंकर ने कि वो अ, किस तरह से दोनों के बीच में यानी फॉरेन अटैक्स और कॉलोनिज्म के बीच में किस तरह का डिस्टिंक्शन वो दिखाना चाह रहे थे, है ना। However, those who follow the ideological divisions in present day would have caught on the distinction was making. ठीक है, there's a little doubt that Mr. Jayashankar's word centuries for foreign invasion could not be reference to the Kusan and Hun invasion of India in the remote past। यानी कि मिस्टर जयशंकर का जो वर्ड था सेंचुरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन कुड नॉट बी रेफरेंस टू कुसान, जो कुशानों और हुन का जो आक्रमण हुआ था, इन्वेशन हुआ था, ऑब्वियसली बहुत कम ऐसा, मतलब ऐसा शक है कि there's little doubt that Mr. Jayashankar word centuries for foreign invasion could not be a reference, ये उसका रेफरेंस नहीं है। सो दिस फॉर्मुलेशन वेयर कोड वर्ड्स फॉर द इन्वेशन व्हिच बिगिन विद द अरब अटैक इन द सिंध एंड 18th सेंचुरी, है ना। का मतलब हम अरब अटैक की बात कर रहे हैं। कुल मिला के जो फॉरेन इनकर्जन्स हुआ है ना, या फिर इंडिया बिगिनिंग विद दोज ऑफ महमूद ऑफ गजनी एंड लेटर ऑफ महमूद मोहम्मद घोरी, द लेटेस्ट इन्वेजन लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंचुरीज ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो भाई आप इसकी बात करना चाह रहे हैं, ये जी जो जयशंकर मिस्टर जयशंकर है, उन्होंने इस बात को क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है। डोमेस्टिक कॉन्ट्रोवर्सीज आर द बेस्ट अवॉइडेड, तो इसी में कह रहे हैं कि आपके जो घर के अंदर हुआ है, चाहे वो किसी तरह का अटैक हुआ है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप अपने देश की जो छवि है ना, प्री कॉलोनियल इंडिया में, तो इस तरह की छवि जो आप यूएन में डाल रहे हैं वहाँ से ऑब्वियसली इस तरह की छवि को आपको नहीं बनाना है। तो इस ये पूरा आर्टिकल उसी से रिलेटेड, मिस्टर जयशंकर जो है वो कह रहे हैं कि भाई इंडियाज रिजर्वेशन इज टेकिंग प्लेस, अब जाके इंडिया जाग रहा है इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। क्या जब भारत आज़ाद हुआ था तब से वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क नहीं था? लेकिन जयशंकर का कहना है इंडिया अभी जाग रहा है ना, इन प्लेस टेकिंग प्लेस इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, यानी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में इंडिया अभी जाग रहा है अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू जयशंकर। तो एक बात, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे ऊपर आ रहा है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी का, क्या आज तक इंडिया में डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क नहीं था? ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए सामने। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें जयशंकर कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी की आइडियोलॉजीज को ही रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं वहां पर भी। तो ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज़ है, यहाँ लिखा भी है कि डैमेजिंग इंडियाज रिकॉर्ड, व्हाट इज मोर डिस्टर्बिंग इज द प्रोपोजिशन दैट द लिबरेशन फ्रॉम अ कॉलोनियल माइंडसेट डैमेज्ड इंडियाज रिकॉर्ड एज अ पायनियर एंड लीडर इन द ग्लोबल colonization process in 1950-1960 whatever may be the view of the political corners। अब ये कह रहा है कि जो भी डिस्टर्बिंग प्रोपोजिशंस हैं, है ना, जैसे कि इंडिया का भी क्या माइंडसेट क्या है, मतलब हमारे इंडियन का जो माइंडसेट है वो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट है ना, वो गुलामी वाली मानसिकता है, उससे हम निकल रहे हैं।
ठीक है, आज हम निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो बातें जो कह रहे हैं वो जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी में, मतलब उस समय जो पॉलिटिकल गवर्नेंस था, ऑब्वियसली वो बहुत बेटर वे में था। मच इन देयर पॉलिटिकल गवर्नेंस रिकॉर्ड्स व्हिच इज वर्दी ऑफ क्रिटिसिज्म इफ नॉट कंडेमनेशन, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट दे वर हीरोज ऑफ एंटी कॉलोनियल। यानी कि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को इस आर्टिकल के द्वारा ये दिखाया गया है कि वो अपने आप में एंटी कॉलोनियल लीडरशिप के हीरो थे। यानी जो गुलामी थी उससे निकलने के लिए जो उन्होंने काम किया है वो बहुत बड़ा काम था, है ना। कहीं भी पूरे इंडिया को रोल को अ, इंडिया के रोल को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है अगर हम गांधी और उनकी बात करें, जवाहरलाल नेहरू की, है ना। कुल मिला के ये बात जो है कि यहाँ पे प्रेज़ किया जा रहा है गांधी को और नेहरू को। तो इस तरह के एडिटोरियल्स ख़ैर इसमें लिखा है, ये आईआर से रिलेटेड है, बहुत थोड़ा रिलेटेड है। यानी कि एक बात मैं बता दूं, डोमेस्टिक आइडियोलॉजीज इन एक्सटर्नल सेटिंग्स, ये नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने जो इंटरनल आइडियोलॉजीज हैं उनको एक्सटर्नल सेटिंग्स में रखेंगे तो कहीं ना कहीं से इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे, जहाँ पर अब पूरा क्रक्स क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे इंडिया के लोग अब जाग रहे हैं, अभी तक उनकी गुलामी वाली मानसिकता थी। तो खैर इस तरह की बातों को यूपीएससी भी तवज्जो नहीं देता है, पर ये एक आर्टिकल है जो कि जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है ना। इस वे में कि जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात होती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को डायरेक्ट करके बात होती है, तो इसमें हम किस तरह से डोमेस्टिक और पॉलिटिकल और सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रखेंगे, ये बहुत मैटर करता है। तो ये विवेक काटजू का कहना है कि एस जयशंकर को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी डोमेस्टिक आइडियोलॉजीज को किस तरह से एक्सटर्नल सेटिंग में प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, चलिए आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आने वाले, तो देखते हैं आगे के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। 12 के बाद चलते हैं 13। 13 में भी इज इंडिया इन बाइंड ओवर इट्स रिलेशन विद रशिया। तो ये देखो, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ भी आईआर का पेपर है, जीएस पेपर 3 है। तो यहाँ पर कुछ एक आर्टिकल है ना। और ये आर्टिकल लिखा गया है अनुराधा चिनॉय के द्वारा, द फॉर्मर डीन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें देखो जो बातें कही गई हैं, ऑन अक्टूबर 1 व्हेन इंडिया एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया, ये आपको पता ही होगा। 1 अक्टूबर को जब इंडिया ने एब्सटेंड किया फ्रॉम वोटिंग एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एब्सटेंड किया, जो रेजोल्यूशन था अगेंस्ट रशिया फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम्स एनेक्सिंग 4 रीजन्स ऑफ यूक्रेन। इसके इंडिया मतलब एब्सटेन कर गया, वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा उसने, ठीक है। तो वहां पर बात की जा रही थी कि रशिया मतलब रशिया जो कंडक्ट कर रहा है रेफरेंडम और अनेक्स करना चाह रहा है 4 रीजन को यूक्रेन को, इट वाज रिमाइंडर ऑफ न्यू दिल्लीज प्रिकैरियस टाइट रोप वॉक्स ऑन टाइज विद मॉस्को। यानी कि इस तरह का जो एब्सटेंशन है ना, इंडिया के द्वारा वोटिंग में, तो ये दिखाता है कि न्यू दिल्ली का जो मॉस्को के साथ अच्छा रिलेशन है। इन द बैकड्रॉप ऑफ द वॉर इन यूक्रेन एंड इन द फेस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन अगेंस्ट रशिया, इंडिया हैज कंटिन्यू टू कैरी ऑन ऑयल एंड डिफेंस ट्रेड विद रशिया। यानी लड़ाई चल रही है लेकिन रशिया अभी भी, रशिया के साथ भारत कहीं ना कहीं से व्यापार कर रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं से एक मजबूत रिश्ता दिखाता है, इवन एज इट रिमेन्स कमिटेड टू डिपेंडिंग इट्स रिलेशन विद द वेस्ट इंक्लूडिंग इन द यूएस। ठीक है, यानी कि रशिया के साथ ट्रेड चल रहा है और इवन एज इट रिमेन्स कमिटेड टू डीपनिंग इट्स रिलेशन विद द वेस्ट, और साथ साथ में इंडिया क्या कर रहा है, वेस्ट के साथ अपने रिलेशन को भी लेकर कमिटेड है, उसको भी निभा रहा है, इंक्लूडिंग द यूएस, इन अ डिस्कशन मॉडरेटेड बाय कलोल भट्टाचार्य, है ना। तो ये दो लोगों का डिस्कशन है बेसिकली, कि ये दिखा रहा है क्या अप्रोच है इंडिया का वेस्ट को लेकर और रशिया को लेकर। ठीक है, तो वॉर इन यूक्रेन है, अब यहाँ पे देखो क्या, द वॉर इन यूक्रेन हैज ब्रॉट रशिया एंड चाइना क्लोजर देन बिफोर। यानी कि जो वॉर हो रहा है यूक्रेन में, क्या रशिया और चाइना को क्लोज लाएगा। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट हाउ इंडिया सेफगार्ड्स इंटरेस्ट, अगर रशिया और चाइना क्लोज आ गए तो अपना इंडिया अपना जो इंटरेस्ट है वो कैसे बचा पाएगा। अब इसका आंसर क्या दिया हुआ है, अब इन पॉइंट्स को हम इंटरनेशनल रिलेशन में जीएस के पेपर, जो पेपर 2 है आईआर का, उसमें हम लोग डाल सकते हैं। अब ये पॉइंट्स कहाँ से निकल रहे हैं, देखो, इट इज नॉट दैट यूक्रेन वॉर वाज सडनली ब्रॉट देम टुगेदर। मतलब the proximity has been going on since the end of the Cold War and has gradually reached a peak now. It's linked to a combination of factors such as Russia's export of defense equipment of energy, the two countries' understanding of the multipolar world, and also from the rise of American paranoia with phobia towards China. So this closeness is not new, but it has increased its strength. It's pretty irreversible. तो इनका अनुराधा चौहान का कहना है कि हाँ ये इनको क्लोजर लाएगा, और पहले से भी वो क्लोज थे, है ना, ऐसा कोई नई बात नहीं है इसमें। और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे और इतना क्लोज आ सकते हैं कि इसको फिर मिटा पाना बहुत मुश्किल होगा, इसको उलटना बहुत मुश्किल होगा। तो कांत बताते हैं
I witnessed linkages between China and Russia being upgraded following Russia's annexation of Crimea in 2014. यानी तब से ही जो लिंकेज चाइना और रशिया का अपग्रेड होता रहा है. When the Russians came under great pressure from the West, जब रशिया को प्रेशर मिलता है वेस्ट से यानी अमेरिका और यूरोप से तो चाइना के क्लोज आता है. आई वॉज इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना एंड सॉ फर्स्ट हैंड हाउ रशिया's attitude in working with China in certain sensitive sectors change whether in the supply of sophisticated defense systems such as S-400 or Sukhoi Su-35 aircraft or in committing the Belt and Road Initiative or in accepting a greater role of China in Central Asia. यानी हर कुछ रशिया ने मतलब अशोक कांत का कहना है कि रशिया ने सब कुछ रशिया का एटीट्यूड देखकर वो हैरान थे और उन्होंने कहा कि कई सारे सेंसिटिव सेक्टर में वो चाइना के साथ काम कर रहे थे चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो जिसमें S-400 की बात हो सुखोई क्राफ्ट Su-35 एयरक्राफ्ट की बात हो या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात हो इन सब में जो चाइना और रशिया का जो रोल है वो दिखाई दे रहा है बहुत सपोर्टिंग रोल है कोऑपरेटिव रोल है एक दूसरे का ऑल दिस डेवलपमेंट टुक प्लेस एटलीस्ट पार्टली बिकॉज रशिया नीडेड चाइना मोर देन अब रशिया को चाइना की जरूरत है और भी ज्यादा है क्योंकि रशिया की दुश्मनी वेस्ट से हो चुकी है यानी यूरोप और अमेरिका से हो चुकी है दिस ट्रेंड इज कंटिन्यूड द जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ फरवरी टुवर्ड्स बिटवीन चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग invasion of Ukraine, it talked about a partnership without limits. There is no doubt that after Russia's special military operation against Ukraine, strategic collaboration between Russia and China has increased. Russia is more dependent on China today. That is because of it has been subjected to intense sanction and other measures by the West. यानी चाइना की जरूरत इसलिए भी आज बहुत ज़्यादा है क्योंकि वेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है रशिया को ये बहुत अच्छी बात है ये समझने वाली बात है कि रशिया पर जो प्रेशर और सैंक्शंस हो रहे हैं इसके लिए वो चाइना की तरफ देख रहा है और चाइना से उसके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे तो इसमें इंडिया क्या करेगा ये देखना है ठीक है और इसमें आपका व्यू पॉइंट यहाँ पे मांगा जा सकता है अब देखिए आगे कह रहा है while it has not quite endorsed Russia's invasion of Ukraine, it prefers to take a rebel initiative and supportive Russian action in many ways, including ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं लेकिन देखिए मैं इतना फास्ट क्यों कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको इसका कंक्लूजन लिखना है इतनी चीजें आप लिख नहीं पाएंगे ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है मल्टीलेटरल एस्पेक्ट है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की तो इसमें से क्रक्स या कंक्लूजन ही लिखना है और अपनी लैंग्वेज में आपको एग्जाम में लिखना है एज हु बहू जैसे यहाँ लिखा हुआ ये सब नहीं लिखना है क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाएगा इसका क्रक्स समझिए और अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश कीजिए जहां इस पॉइंट की जरूरत है आगे चलते हैं तो so I think that the narrative being promoted by China both extremely and internally, so on a whole, the Chinese have been supportive of Russia, and this has led to greater Russian dependence on the China, which of course is implication for us. तो कह रहा है कि अगर चाइना इस तरह से रशिया क्लोज आता गया रशिया चाइना क्लोज आता गया तो ऑब्वियसली इंडिया पे इम्प्लीकेशन पड़ेगा ठीक है बोथ रशिया एंड चाइना हैव अपोज्ड द क्वाड सो डिड द क्वाड आल्सो प्ले रोल इन ब्रिंगिंग रशिया एंड चाइना क्लोजर दोनों ने क्वाड को ओपोज किया है रशिया ने भी और चाइना ने भी इंडिया इज इन्वेस्टेड इन द क्वाड लेकिन इंडिया ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया बट द क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है इट फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी बट इंडिया हैज बीन केयरफुल टू मेक श्योर दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री अलायंस विद रशिया लेकिन इंडिया को भी केयरफुल रहना पड़ेगा ये बात मानकर चलनी पड़ेगी कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री अलायंस विद रशिया China or the US. And I think Russia has understood that India will engage with other countries of the West. In fact, China also tried to have close relation with the West, but the West did not respond favorably to this. So both Russia and China are looking to the global South, isn't it? Of which India is important. I think the small but significant bilateral withdrawal from one point in Galwan recently might have something to do with this. China seems to be recognizing that India is capable of being neutral. Of course, it has a very long way to go, but I don't think China can afford to alienate India any longer, given the kind of polarization in world. Wow, देखो ये पैराग्राफ जबरदस्त पैराग्राफ है यहाँ से अगर मैं इसको बता सकूं पीपीटी होता तो मैं ड्रॉ भी कर देता अंडरलाइन भी कर देता लेकिन तुम्हें समझो इस व्यू पॉइंट को समझो आईआर पढ़ रहे हैं हम और यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से इंडिया के रोल को अंडरमाइन नहीं कर सकता है चाइना और रशिया दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होगी टेक्नोलॉजी की बात होगी ट्रेड को बात होगी तो आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते इंडिया के पास वास्ट रिसोर्सेस है इंडियन ओशन है जहां से क्रॉस करके ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पर रशिया और चाइना इंडिया को बैन नहीं कर सकते ये इंडिया की डिप्लोमेसी और उनको पता है कि इंडिया किसी के साथ नहीं आएगा वो न्यूट्रल रहना चाहता है और इस वजह से इंडिया के साथ वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपनी पॉलिटिक्स अकेले की उसकी पॉलिटिक्स है बट आई डोंट थिंक चाइना कैन अफोर्ड टू एलिनेट इंडिया इन लॉन्गर बट बहुत ज़्यादा देर तक चाइना इंडिया को अलग नहीं कर सकता गिवन द काइंड ऑफ पोलराइजेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना ये अलग कर देगा तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पोलराइज्ड भी हो जाएगा इंडिया चला जाएगा वेस्ट के साथ पूरी तरह से तो फिर इनको प्रॉब्लम आएगी ठीक है ये ध्यान रखना कि इन सब बातों को थोड़ा गंभीरता से समझा जाए क्योंकि टाइम कम है सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है इसलिए मैं क्रक्स ही बता रहा हूँ ठीक है
In the fact remain that as a result of Russia's invasion of Ukraine, there have been changes in the geopolitical situation which are not very favorable for us, such as the closer alignment between China and Russia. कुल मिला के क्रक्स ये है कि दोनों क्लोज तो आ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन तो क्लोज आ रहे हैं, है ना, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बदल रही है जो हमारे लिए फेवरेबल है, इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं होगी। तो ऐसे क्लोजर अलाइनमेंट बिटवीन चाइना और रशिया के बीच में जो चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है इंडिया कैसे आगे इसको डील करता है। It would will like to drive wedge between India and the US, but it's not willing to accommodate any substantial fundamental concerns such as external or the India-China border. So I don't really see any fundamental shift in China's position in the wake of Ukraine crisis. यानी कि देखो बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि अभी कुछ कंक्लूड करना भी थोड़ा मुश्किल है ना। यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ ऑन यूक्रेन, जो अशोक कांथा ने कहा है, ऑन यूक्रेन वी हैव टेकन अ बैलेंस एंड नॉन्स्ड पोजीशन। मतलब यूक्रेन पर हमने बहुत बैलेंस पोजीशन रखा है। डोंट सी एनी फंडामेंटल शिफ्ट इन चाइना's पोजीशन। आई वुड लाइक टू utilize the Ukraine issue. It would like to drive a wedge between India and US. तो कहीं ना कहीं से यूएस जो अमेरिका सॉरी इंडिया जो न्यूट्रल है यूक्रेन के इशू को लेकर, वो यूएस से भी उसका रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है ना। लेकिन कुछ फंडामेंटल कंसर्न जैसे सिचुएशन ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर, तो इन चीज़ों पे एकोमोडेट बस, बट इट इज़ नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट इन एनी सब्सटेंसिव मैनर फंडामेंटल कंसर्न, ठीक है। बाकी चीज़ों पे वो एकोमोडेट नहीं कर रहा है। सो आई डोंट रियली एनी सी फंडामेंटल शिफ्ट इन चाइना's पोजीशन इन द वेक ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। यानी कि अभी अभी भी कोई फंडामेंटल शिफ्ट नहीं हुआ है चाइना के पोजीशन में यूक्रेन क्राइसिस को लेकर। India is going ahead with all multilateral agreement that it with China and Russia, BRICS, SCO, Shanghai Cooperation Organization, while also going ahead with the G20 Quad. Does it help India to maintain a mixed position? अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इन सब जो इंडिया जो लीड करता है इन चीज़ों में, ब्रिक्स में, एससीओ में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें पार्टिसिपेट भी करता है, तो क्या इंडिया की पोजीशन अपने मिक्स्ड पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा? एज वी हैव देखो फिर अशोक कांथा ने क्या कहा, वी हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन आवर बायलैटरल and multilateral engagement with China. We have made it clear that unless there is a restoration of peace and tranquility in broad areas, we cannot return to a normal track in our dealings with China. We don't see China showing any desire to status quo, but we have maintained our engagement with China in the same setting like this, है ना। हम कई सारे वी हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन आवर बायलैटरल मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स चाइना। हम कई सारे मुद्दों पे यानी बायलैटरल रिलेशन पे, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स पे हम चाइना से डिफर करते हैं, अलग है। हमने क्लियर भी कर दिया है कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ पीस एंड ट्रांक्विलिटी इन ब्रॉड एरियाज वी कैन नॉट रिटर्न टू नॉर्मल ट्रैक इन आवर डीलिंग्स विद चाइना। जब तक हम कई सारी चीज़ों में यानी बॉर्डर इशू या फिर कई सारे इशू में अगर हम फिर से अगर ट्रैक पे नहीं आते, चाइना के साथ नॉर्मल सिचुएशन नहीं होता है, तब तक हम चाइना से कोई खास बात नहीं कर सकते। वी डोंट सी चाइना इज शोइंग इन डिजायर टू रिटर्न टू द स्टेटस को, बट वी मेंटेन आवर एंगेजमेंट चाइना एंड रशिया सेटिंग्स लाइक। यानी कि चाइना इंडिया से उस तरह की सिचुएशन चाइना इंडिया की नहीं बन पा रही है, ठीक है, ये बात भी सही है। लेकिन चूंकि एससीओ है, ब्रिक्स है और G20 है, क्वाड है, इन सब को लेकर, है ना, चाइना और रशिया इंडिया को रेस्पेक्ट अभी करेंगे, आगे चलकर आगे भी करते रहेंगे। टू व्हाट एक्सटेंट डज इंडिया बेनिफिट फ्रॉम मल्टीलैटरल, ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है ध्यान रखना, दैट इज अबाउट द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का टाइप का है। इसमें थोड़ा सा तुम्हें एक व्यू पॉइंट जनरेट हो सकता है ना, व्यू पॉइंट जनरेट हो सकता है इस तरह के रिलेशन आज हैं और हो सकता है 6 महीने बाद ये सब कुछ बदल जाए, है ना। तो आईआर में चेंजेस हो सकते हैं। तो आई थिंक व्हाट लाइज अहेड फॉर रशिया चाइना इंडिया, रशिया चाइना इंडिया के लिए क्या आ गया? आई थिंक देयर विल बी नो रशिया इंडिया चाइना काइंड ऑफ ट्राइलेटरल। रशिया कैन स्टिल पुट प्रेशर रिगार्डिंग द बॉर्डर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया एज इट इज डन, है ना। कोई ट्राइलेटरल नहीं बनने वाला है, इनका कहना है किस तरह का कोई ट्राइलेटरल नहीं बनना है ना। बिहाफ ऑफ इंडिया, रशिया अभी भी चाइना पे प्रेशर डाल सकता है इंडिया के बिहाफ पे बॉर्डर इशू पे, है ना, एज इट हैज डन। पहले भी इंडिया का सपोर्ट करता रहा बॉर्डर इशू पे। इन शॉर्ट आई डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव एज फार एज रशिया एंड इंडिया आर कंसर्न्ड विद चाइना। वी हैव टू कीप पुटिंग प्रेशर टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू। बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसा नेगेटिविटी हम रशिया के साथ नहीं देख पा रहे हैं रिलेशन में या चाइना के साथ। मतलब बॉर्डर इशू पे हमें हमेशा बात करती रहनी चाहिए, और जब बॉर्डर इशू की बात आती है तो रशिया हमारे साथ रहता है, यानी हमें कंटिन्यूअसली इस मुद्दे को उठाते रहना चाहिए, है ना। The assessment at the West that Russia has become a client center for vassal state of China is little exaggerated. जो वेस्ट भी कह रहा है कि रशिया बिकम ए क्लाइंट बन जाएगा, है ना, चाइना का, तो ये थोड़ा सा अतिशोक्ति है, ऐसा नहीं है। रशिया सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड डेस्टिनी, सो इट विल कंटिन्यू टू इंसिस्ट ऑन इट्स एजेंसी इन इंटरनेशनल अफेयर। रशिया अभी सहयोग मांग रहा है, लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री को देखा जाए और डेस्टिनी को देखा जाए, तो अपने इंटरनेशनल अफेयर में अपनी एजेंसी को और अपनी बात को कहने में अभी भी सक्षम है। उसे चाइना का वो नहीं बनना है, मतलब चाइना का क्लाइंट नहीं बनना है। एट द सेम टाइम द फैक्ट रिमेन्स दैट बिकॉज ऑफ सेवरल सर्कमस्टांसेस कमिंग टुगेदर इंक्लूडिंग प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट, रशिया's role in Europe is no longer acceptable to us। ठीक बात ऐसी है कि सेम टाइम जो फैक्ट है कि कई सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वेस्ट से प्रेशर है और रशिया का रोल जो यूरोप में एक्सेप्टेबल नहीं है ना।
तो आई थिंक रशिया विल बिकम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन चाइना इन प्रैक्टिकल वेज। तो बिल्कुल ठीक बात है, इस तरह के प्रेशर से तो रशिया चाइना पे डिपेंडेंट होगा। फॉर इंस्टेंस एज यूरोपियन कंट्रीज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ऑयल गैस सप्लाई फ्रॉम रशिया, ठीक है। यूरोप कंट्रीज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ऑयल गैस सप्लाई, यानी गैस सप्लाई अगर रशिया से रोक देगा तो रशिया किस पे डिपेंडेंट होगा, चाइना और इंडिया पे ही ना। और चाइना सबसे बड़ी, इंडिया से बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली उस पर डिपेंडेंसी प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही, ठीक है। ये सब बातें इससे रिलेटेड है। आगे चलते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हिंदू के न्यूज़पेपर में, यस, इसमें आते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, तो देखिए इस पेज में कुछ है। इज इट टाइम फॉर द गिग इकोनॉमी, इकोनॉमी के जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, इज इट टाइम फॉर द गिग इकोनॉमी। यहाँ पर गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है, उस इकोनॉमी से जो कि यानी अंडर जो उसको कहते हैं ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड जो इकोनॉमी है, यानी वो इकोनॉमी जो जिसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में भी है, तो उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, उसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। तो क्या कहते हैं, ये क्या टाइम है गिग इकोनॉमी का, व्हाट इज मून लाइटिंग, हाउ इट इज अफेक्टिंग द कंपनीज इन इंडिया, इज इट पर्सनिबल ऑफेंस अंडर द लॉ, हाउ इज द फ्रेमवर्क होम कल्चर अफेक्टिंग इकोनॉमी ऑफ कंट्री। क्या ये टाइम है गिग इकोनॉमी का, मून लाइटनिंग क्या होता है, किस तरह से कंपनीज इंडिया की कंपनी को अफेक्ट करती हैं, क्या ये पनिसिबल ऑफेंस है, यानी इस पर क्या सजा हो सकती है, हाउ हैज द फ्रेमवर्क होम कल्चर अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने किस तरह से गिग इकोनॉमी को प्रभावित किया है, ठीक है। ये देखते हैं इसको। इस आर्टिकल का शॉर्ट में बता दूं कि मून लाइटनिंग क्या होता है। जैसे कि मून लाइटनिंग का मतलब है एम्प्लॉयज वर्किंग रेम्युनरेशन विद, मतलब जब तुम 8 घंटे किसी ऑफिस में जॉब करते हो और उसके बाद भी किसी और कंपनी के लिए काम करते हो, तो उसको मून लाइटनिंग कहा जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। कुछ कंपनी को ये पसंद नहीं आता, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, विप्रो चेयरमैन ऋषित प्रेमजी ट्वीटेड, दिस अ लॉट ऑफ चैटर अबाउट पीपल मून लाइटनिंग इन टेक इंडस्ट्री, चीटिंग प्लेन एंड सिंपल। उन्होंने कहा दिस इज चीटिंग प्लेन एंड सिंपल, ये चीटिंग है कि आप एक कंपनी के साथ काम कर, उसने 300 लोगों को हटा भी दिया है विप्रो ने, ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो एक कंपनी के लिए और दूसरी तरफ दूसरी कंपनी के लिए काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो पहली कंपनी को नुकसान होगा ना। अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज अ चीटिंग, बट फाइनली क्या है कि इस तरह से कोई लॉ नहीं है। मून लाइटिंग इज नॉट डिफाइंड इन एनी ऑफ द स्टैट्यूट्स इन इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है पहली लाइन में, देख लीजिए, यानी कोई लॉ नहीं है जिसमें मून लाइटनिंग को रोका जा सके, ठीक है। हाँ, एथिकल बेसिस है इसका, कि अगर कंपनी को खुद अच्छा नहीं लगता तो अपनी एम्प्लॉय को हटा सकता है, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, या चाहे कोई भी केस हो, लेबर कोर्ट हो या कहीं भी आप चले जाओ, अपेक्स कोर्ट में चले जाओ, ऐसा कोई लॉ नहीं है। डज द लॉ ले पुट पुनिटिव अगेंस्ट अगेंस्ट मूनलाइट, नहीं। जब तक कोई ऐसा काम, मतलब अगर मान लो तुम एक विप्रो में काम करते हो और इन्फोसिस में जाकर विप्रो की बात बता कर आ रहे हो, ठीक है, यहाँ के सीक्रेट्स है वो बता के आ रहे हो, तब तो आप पर सिवियर पनिशमेंट हो सकता है, कोई भी पनिशमेंट हो सकता है। अदरवाइज अगर आपने इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, दूसरी कंपनी के लिए फ्रीलांसर हो गया ना, एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो, यानी जिस कंपनी के काम करो उसी की बात करो, तो आप पे कोई एक्शन नहीं लिया सकता जब तक कि आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं किसी कंपनी के अगेंस्ट में, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया सकता, ठीक है। अब इसका जिस्ट देख लो क्या है, मतलब इसका कंक्लूजन, मून लाइटनिंग इज स्टेट वेयर एम्प्लॉयज वर्क फॉर रेन्यूमरेशन विद एंटिटीज, यानी एक स्टेट होता है, एक ऐसी कंडीशन जहां एम्प्लॉयज काम करते हैं एक्स्ट्रा रेन्यूमरेशन के लिए, पैसे के लिए, विद अदर एंटिटीज अदर देन देयर एम्प्लॉयर्स, यानी जो लोग उनको काम पर लगाया है उनके अलावा अदर एंटिटी के साथ भी काम करते हैं। इट इज नॉट डिफाइंड इन एनी ऑफ द स्टैट्यूट्स इन इंडिया, हाउएवर देयर आर इनैक्टमेंट्स दैट डील विद डबल एम्प्लॉयमेंट। कुछ लॉ हैं जो डबल एम्प्लॉयमेंट से डील करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मून लाइटनिंग से रिलेटेड हमारे इंडिया के लॉ में नहीं है। मून लाइटनिंग इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ द लैंड, ये लॉ ऑफ द लैंड है, मतलब sphere of the employment cannot be extended by the employer beyond working hours and outside his place of employment, है ना, subject to law of the land, यानी कि यहाँ पर employment cannot be extended by the employer beyond working hours and outside his place of employment, यानी कि कुल मिला के ये कहना है कि कोई भी एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयर है, यानी आपको अगर मैंने काम दिया है तो आपके काम को मैं 8 घंटे अपने यहाँ करवा रहा हूँ, उसके बाद मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है, आप चाहे जो कर सकते हैं कहीं भी जाके, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया डीलिंग विद एम्प्लॉयमेंट्स आर रेड कोर्ट्स एंड लेबर कोर्ट्स। अब देखो यहाँ पे दो कोर्ट हैं जो एम्प्लॉयमेंट से डील करते हैं ना, रेड कोर्ट्स और लेबर कोर्ट्स। इस बात को ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोर्ट्स को, यानी कोर्ट ऑफ लॉ को डिफाइन कौन करता है, विच एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन इक्वलिटी और फेयरनेस, देयरफॉर द कोर्ट्स में लीन इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉयर। तो कुल मिला के यहाँ पे जस्ट यही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे।
कोई पुनिटिव एक्शन भी नहीं लिया सकता है, करते रहिए आप, मून लाइटनिंग कर सकते हैं। ये कोरोना के बाद, वर्क फ्रॉम होम के बाद ये सब इशू ज़्यादा उठा है, जिसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया गिग इकोनॉमी वगैरह। इसके बाद इंडिया मेड एलसीएच प्रचंड एंड सिग्निफिकेंस। देखो, इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडिजिनियसली डेवलप्ड, हमारे देश में डेवलप हुआ है ना। तो इसमें बताया गया है कि इसके की फीचर्स क्या हैं, मतलब इस हेलीकॉप्टर के की फीचर्स क्या हैं। ऑब्वियसली ये प्रीलिम्स रिलेटेड इशू है बहुत ज़्यादा, ऐसा मेंस में तो इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को लेकर ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ना कोई क्वेश्चन यूपीएससी ऐसा पूछती है मेंस में, आपको भी पता ही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ये सब बेकार की न्यूज़ है। 15, ये वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्शन था वही उसकी फिर कंटिन्यूटी इस न्यूज़ में, है ना। यहाँ देखो, हायर का एक न्यूज़ है, इंडिया एब्सटेंस ऑन श्रीलंका ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इजंट इट। इंडिया एब्सटेंस ऑन श्रीलंका वोट एट ह्यूमन राइट काउंसिल। इंडिया ने इंडिया इस वोटिंग से निकल गया है, मतलब श्रीलंका के अगेंस्ट में वोटिंग नहीं दी है उसने। इवन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो श्रीलंका के गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना, जो रिजोल्यूशन दिया गया था कि क्या श्रीलंका गवर्नमेंट ने यूएन ह्यूमन मतलब ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, तो इसमें इंडिया निकल गया, कहता है मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, है ना। लेकिन गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, श्रीलंका की गवर्नमेंट सोच रही थी शायद इंडिया हमारा फेवर करेगा और कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर ऐसा इंडिया ने नहीं किया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो UN Human Rights Council, while observing that Sri Lanka's progress in implementing commitments on 13 amendment meaningful devolution early post-election remains inadequate। यानी श्रीलंका ने अपनी जो कमिटमेंट की थी उसको निभाने में काफ़ी कुछ कमी है उसमें अभी भी। ठीक है, और इनएडिक्वेट प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे दो तीन इशू है। एक इशू है कि श्रीलंका का जो लार्जेस्ट तमिल ग्रुप है ना, पार्लियामेंट में लार्जेस्ट तमिल ग्रुप इन पार्लियामेंट इन तमिल नेशनल अलायंस थैंक द कोर ग्रुप फॉर कीपिंग श्रीलंका's राइट रिकॉर्ड ऑन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल एजेंडा फॉर अ डिकेड। ये तमिल ग्रुप कहता था कि आपको इसके फेवर में, मतलब जो रेजोल्यूशन, मतलब श्रीलंका ह्यूमन राइट को वायलेट करता है, ये आपको कहना है, ये इनका कहना था, टीएनए का कहना था। ठीक है, और श्रीलंकन गवर्नमेंट का कहना था कि नहीं भाई, आप हमारे फेवर में वोट दीजिए कि हमने ह्यूमन राइट को वायलेट नहीं किया है, जबकि ये कहता है हाँ किया है। एक ने कहा था इंडिया को हाँ वोट करने के लिए इसके फेवर में, और श्रीलंका गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं आप हमारे खिलाफ वोट मत करिए। ठीक है, तो इस तरह से दो चीज़ें थी, और इन दोनों के बीच में बीच बचाव करते हुए इंडिया क्या हो गया, बाहर हो गया। बाहर हो गया मतलब एब्सटेन कर गया, उसने किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में वोटिंग नहीं की है। ये भी एक तरह का न्यूज़ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये हिंदू के जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज के, उस पर हमने इस तरह से काम किया है। चलो ऑल द बेस्ट, और धीरे धीरे कल फिर आएंगे हम लोग अपने कल के न्यूज़पेपर के साथ। तो टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।